मेरे कहानी संग्रह इंद्रधनुष से एक शिक्षाप्रद कहानी जीने की राह प्रस्तुत है। एक था राजा, दूसरे हजारों राजाओं की तरह ही अकुत संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, दसों महल, हजारों बीघा जमीन, बीसों रानियां, सैकड़ों दासियां और दास थे। लेकिन राजा खुश नहीं था। उसके मंत्रीगण भी परेशान थे। राजा हर कीमत में जानना चाहता था खुश रहने का सूत्र। उसने मंत्रियों से सलाह की, सेठों से सलाह की, पुजारियों से पूछा, साधुओं के चक्कर लगाए, पूजा स्थलों पर घूमा, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, यज्ञ करवाए, शिकार पर गया, घुड़सवारी और तलवारबाजी की, शराब में डूब कर देखा, यानी कि हर जतन कर लिया, लेकिन खुशी थी कि नहीं मिली। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को खुश रहने का तरीका पता लगाने में लगा दिया। एक दिन एक मंत्री ने बताया कि लेनपुर में एक किसान है जो बहुत खुश है। मंत्री ने राजा को सलाह दी कि उससे मिलना चाहिए, लेकिन भेष बदलकर। बिना देरी किए राजा किसान से मिलने निकल पड़ा। किसान के गांव के पास पहुंचकर भेष बदला और एक पथिक बन 7-8 कोस की दूरी पैदल कच्चे रास्ते से चलकर किसान के पास में पहुंचा। उस समय किसान हल जोत रहा था। किसान ने पूछा, पथिक, प्यासे हो या भूखे, या विश्राम करना है? पानी उधर पेड़ के नीचे मिट्टी के घड़े में रखा है, वही खाट रखी है, तनिक सुस्ता लो। भूख लगी है तो एक घड़ी इंतजार कर लो, मेरी पत्नी रोटी लेकर आती ही होगी, दोनों मिल बांट कर खाएंगे। राजा बोले, अच्छा, मुझे कुछ चर्चा भी करनी है। किसान ने कहा, ठीक है, वहां पेड़ के नीचे इंतजार करो। राजा ने गौर से किसान को देखा और महसूस किया कि वाकई ये किसान खुश है। राजा थका हुआ था तो खाट पर लेट गया। लेटते ही नींद आ गई। दोपहर हुई। किसान की पत्नी खाना रखकर चली गई थी। किसान ने बैलों को हल से अलग किया और उनको चारा डाल दिया। राजा के पास आकर बोला, पथिक सो गए? लगता है बहुत दूर से आए हो और थके हुए हो। उठो, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। राजा बोले, बाबा, ऐसी बढ़िया नींद तो मुझे आज तक नहीं आई। किसान हंसा और अपने हाथ मुंह धोकर खाट पर बैठ गया। सामने राजा बैठ गया। किसान ने खाने की पोटली खोली। पोटली में थी 4 बाजरे की मोटी मोटी रोटी, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, सुखाई हुई ग्वारफली और कासरी की सब्जी, प्याज और राबड़ी का भरा हुआ कुल्हड़। किसान ने 2 रोटी राजा की हथेली पर रख दी, उस पर थोड़ी सब्जी और चटनी दे दी और एक प्याज दे दिया। बेचारे ने ऐसे तो खाना कभी नहीं खाया, लेकिन तेज भूख लगी थी, अतः जैसे तैसे किसान की नकल करके खाने लगा। कुछ ही देर में उसको आनंद आने लगा। राजा ने पूछा, आप रोज ऐसा ही खाना खाते हैं? किसान ने कहा, अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, ये खाना ताउम्र खा सकते हैं। अगर मेहनत करने के बाद में खाया जावे तो हमेशा अच्छा स्वाद लगता है और स्वस्थ भी रहते हैं। फिर किसान हंसा और बोला, पथिक, 2-4 रोज रुक जाओ, मैं तुम्हें घर की गाय के दूध की खीर, घर के घी के साथ बाजरे की रोटी और गुड़, खिचड़ा घी या बड़ाईदार दही के साथ, गुड़ की लापसी, अंकुरित मूंग और मोठ की सब्जी, मोठ बाजरे की रोटी, सागरी और केर की सब्जी,
गुड़ का हलवा, गुलगुले और दाल के बड़े खिलाऊंगा। और क्या चाहिए खाने के लिए? ये सभी खाने की चीजें स्वादिष्ट है और पौष्टिक भी। राजा ने कहा, अभी तो नहीं, कभी आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज जैसा स्वादिष्ट खाना तो कभी नहीं खाया। राजा ने फिर पूछा, आप खुश हैं? किसान ने कहा, हाँ, बहुत खुश। राजा ने कहा, लेकिन आपके पास इतनी सुविधाएं तो दिख नहीं रही। किसान बोला, मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, मेहनत करते हैं, रहने के लिए जगह, खाने के लिए अपना अनाज, पहनने को कपड़े। राजा ने बात को बीच में काटते हुए कहा, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ झोपड़ियां ही देख रहा हूँ, और ये जमीन भी थोड़ी सी ही है। राजा किसान के नंगे बदन और आधी धोती की तरफ देख रहा था। किसान हंसा और बोला, पथिक, सर्दी गर्मी हो या वर्षा, हर मौसम के लिए झोपड़ियां खूब आरामदायक है। मेरे पास तल ढकने को दो आधी धोती और दो बल्टी है, और ये पर्याप्त भी है। मेरी पत्नी और बच्चे भी अधिक की चाहत नहीं रखते। सोना चांदी और दूसरी विलासिता की चीजें क्षणिक सुख देती है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़कर असल में दुख का कारण बन जाती है। ऊपर से चोरों का भय सताने लगता है। किसान बोला, पथिक, जमीन कम या ज्यादा का पैमाना क्या है? जो जमीन मेरी आवश्यकता को पूरी करती है, उसे मैं तो पर्याप्त कहता हूँ। किसान ने आगे कहा, पथिक, कहावत है, देते पांव पसारिए, जितनी लांबी सोड़, यानी कि खर्च अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। राजा ने बीच में बात काटते हुए कहा, लेकिन हर साल फसल अच्छी थोड़ी ही होती है, और कभी अतिवृष्टि हो या सूखा पड़ जाए तो कुछ भी नहीं मिलता, और सारी मेहनत भी बेकार चली जाती है। तब परेशानी तो होती ही होगी। किसान बोला, तकलीफ जब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी आय या उधार लेकर आय से भी ज्यादा खर्च करता है। मैं अपनी पूरी आय को खर्च नहीं करता। किसान आगे बोला, मेरी खेती की आय का आधा हिस्सा लगान के रूप में राज्य वसूल कर लेता है। चौथाई से लेकर एक तिहाई तक का हिस्सा हमारे खाने पीने के रोजमर्रा उपयोग के लिए रहता है। शेष में भविष्य के लिए बचाकर रखता हूँ, और जो कुछ अनाज के रूप में और कुछ पैसों के रूप में रहता है। इसके अलावा घी, भेड़ों की ऊन, कुछ अनाज, तिलहन, चारा, केर और सागरी, हमारी जरूरत से अधिक जलाऊ लकड़ी वगैरह की बिक्री से जो प्राप्त होता है, उससे कुछ पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़े आदि खरीद लेता हूँ। किसान ने बोलना जारी रखा, आकस्मिक बड़े खर्चे कुछ पशुओं की बिक्री करके पूरे कर लिए जाते हैं। जब खेत में काम नहीं होता तो इसी गांव या पास के कस्बे में मजदूरी करने चला जाता हूँ, या बैलगाड़ी से ढुलाई का काम करके दो पैसे कमा लेता हूँ। पिताजी वृद्ध है, फिर भी कम शारीरिक मेहनत के काम करते हैं, जैसे भेड़ों की ऊन की कताई, कैर इकट्ठे करना, पशुओं को चराना आदि। इसके अलावा बच्चों को पढ़ा भी देते हैं। माताजी घर के काम में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करती है। इस कारण मेरी पत्नी मेरे काम में मदद कर देती है। राजा बोले, तुम्हारी खेती की उत्पाद का आधा हिस्सा लगान के रूप में राज्य वसूल कर लेता है। क्या इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होती? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? किसान ने मुस्कुरा कर कहा, पथिक, अगर खुश रहना है तो राजजोग और देवजोग का बुरा नहीं मानना चाहिए। राजा बोले, बाबा, इस कथन को स्पष्ट करेंगे क्या? किसान बोला, अतिवृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, क्या कभी इंद्र देवता को कोसा किसी ने? बल्कि लोग उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये प्रकृति का व्यवहार है, उसके अनुसार ही हमें अपना प्रबंध करना चाहिए।
जैसे गर्मियों में सूरज आग उगलता है तो हम दोपहर की तेज धूप में छाया की शरण में जाते हैं तथा सर्दी में धूप में। इसी प्रकार राजा के करों को ये मानते हुए स्वीकार करना चाहिए कि राजा और उनके मंत्री ज्यादा बुद्धिमान है, अतः ये कर उचित ही होने चाहिए। राजा ने कहा, जब अकाल या अतिवृष्टि से लोगों को नुकसान होता है तब राजा दिल खोलकर राज्य के खजाने को उनकी सहायता के लिए भी तो खोल देता है। जैसा 3 साल पहले राजा जी ने 4 महल बनवाए थे लोगों को रोजगार देने के लिए। किसान ने कहा, पथिक, शायद इस बात को तुमने बहुत गहराई से सोचा ही नहीं, या हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं। राजा ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? किसान ने कहा, रहने दो पथिक, कोई सुन लेगा तो कहेगा कि छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती, और हो सकता है इसे राजा जी की आलोचना मानकर मेरे विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा बन जाए। लेकिन यहाँ तो बाबा आप और मैं ही तो हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं जो सुनकर राजा को बता दे। राजा बोले। किसान ने कहा, पथिक, तुमसे भी तो बस 2 घड़ी की पहचान है। राजा बोले, आपको मेरे बाबा कहा है, इस बच्चे को नहीं समझाएंगे? बड़े बुजुर्गों से ही तो असली शिक्षा मिलती है, अतः आप मुझे अपने विचार बताइए। किसान ने कहा, महल बनाने से रोजगार मिलता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कुएं, बावड़ी, विद्यालय भवन, धर्मशालाएं, बांध, नहरें बनाने और गांवों के बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों को सही करने के कार्य में शायद ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। महल बनते राजकोष से है और उसका उपयोग केवल राज परिवार करता है, जबकि मैंने जो निर्माण कार्य बताए वो सारी जनता के लिए उपयोगी ही नहीं, जरूरी भी है। किसान ने बोलना जारी रखा, राज्य के 4 जिलों में से एक में पहाड़ों से आने वाले पानी के बहाव ने परेशान कर रखा है। हर दूसरे तीसरे साल जान माल का नुकसान होता है, जबकि बाकी 3 जिलों में फसल पानी के अभाव में कमजोर रहती है। उन पहाड़ों से आते पानी को बांध बनाकर नहरों से खेतों में पहुंचाया जाए तो फसल दूनी होगी। जहाँ जमीन में पानी है वहाँ के खेतों में कुएं खुदवाए जा सकते हैं। गांवों से मंडियों के रास्ते इतने खराब है कि माल लाने और ले जाने में बैल बहुत कष्ट से गुजरते हैं और गाड़ियों की टूट फूट आम बात है। रास्ते अच्छे हो जाए तो बैलगाड़ियां ज्यादा बोझा ले जा सकती है, जिससे ढुलाई खर्च कम होगा। चरागाहों में कभी हल नहीं चलाए गए, अगर हल चला दिए जाए तो घास खूब अच्छी होगी, सभी मवेशियों को अच्छा और भरपूर चारा खाने को मिलेगा, तो दूध ज्यादा होगा, उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। बीहड़ जंगल राजा के अधीन है, उसमें पशुओं के चरने पर रोक समझ से परे है, वहाँ भरपूर सूखी जलाऊ लकड़ी है। गांव के लोगों को उस लकड़ी को मिलने दे तो पशुओं के गोबर की थेपड़ी और कंडे को चूल्हों में जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गोबर की अच्छी खाद खेतों में पैदावार को बहुत बढ़ा देगी। सरकार की लगान की आय भी बढ़ेगी। इस सब कार्यों से महलों को बनाने से मिलने वाले एक बार के रोजगार की जगह साल दर साल राजकोष से खर्च के बिना स्वतः ही रोजगार मिलता रहेगा, सभी का कल्याण होगा। पथिक, मैं काफी बोल गया, तुम समझदार हो, जो नहीं कहा उसे अब तुम भी समझ ही सकते हो। राजा ने कहा, बाबा बहुत खूब, बड़ी ही सुंदर विकास और खुशहाली की योजनाएं बताई है, अब इजाजत दो, मैं चलता हूँ। उसने थैली से 5 अशर्फी निकाली और किसान को देने लगा। किसान बोला, हम पथिकों को मेहमान मानते हैं और उनसे सेवा के बदले आशीर्वाद मांगते हैं। आगे किसान बोला, आप या तो कोई सेठ है या राज परिवार के सदस्य, कद काठी से सेठ तो आप नहीं लगते। पथिक, क्या नाम है आपका? राजा बोले, इस नासमझ को वीर सिंह कहते हैं। किसान एकदम से घुटनों के बल बैठ गया
और हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, ये कैसी परीक्षा, मुझ राजसमझ से आपने क्या क्या कहलवा दिया। किसान गिड़गिड़ाया, राजन, मुझे मृत्युदंड स्वीकार है, परंतु हाथ जोड़कर एक विनती है कि मेरे इस अपराध की सजा मेरे परिवार को नहीं मिले। राजा ने बात बीच में काट कर कहा, उठो बाबा, ये परीक्षा नहीं है, ये आपकी दी हुई शिक्षा है इस भटके हुए इंसान को। आप मेरे गुरु हैं, आपको प्रणाम। किसान बोला, राजन, शर्मिंदा न करे। राजा बोले, बाबा, मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, जबकि असली ज्ञान तो किसान मजदूर के संग समय बिताओ तो मिलता है। अब मेरी समझ में आया कि भगवान बुद्ध बैलों और विलासिता की जिंदगी का त्याग करके क्यों निकले। मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि राजकुमार को भी इस ज्ञान से पूर्णतया वाकिफ करवाया जाए। राजा बोले, बाबा, तुमने मुझे बता दिया कि मेहनत और संतोष ही खुश रहने का मंत्र है। इसके अलावा आपने मुझे राजधर्म भी सिखा दिया। राजा को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। राजा ने विदा लेते हुए कहा, बाबा, आपसे वादा किया है, अतः फिर आऊंगा 2-4 दिन रुकने के लिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और उसका संदेश अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। अगली कहानी का इंतज़ार करें जो एक अलग रंग की होगी।